हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू क्लास। आज इस क्लास में हम अपना जो चैप्टर्स कंटिन्यू कर रहे थे, नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसी को आज की कल क्लास में कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस कैसे करना है। केमिकल इक्वेशन जो है उसको बैलेंस किस प्रकार से करेंगे आप। बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि जिस साइड, मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में अगर किसी अभिकारक में रिएक्टेंट्स में 4 परमाणु हैं, तो वहीं एज इट इज 4 परमाणु जो अभिक्रिया होने के बाद में, रिएक्शंस होने के बाद में वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स तैयार होगा या बनेगा, तो जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उस सब्सटेंस में भी क्या होने चाहिए, 4 परमाणु होने चाहिए। क्लियर है? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स में मान लीजिए Mg है और O2 है, मान लीजिए Mg है और O2 है, Mg में 1 परमाणु है और O2 में 2 परमाणु है, तो मान लीजिए अगर, तो वो Mg और O2 दोनों में अभिक्रिया होने के बाद में MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो क्या ये अभिक्रिया जो हुई, रिएक्शन जो हुआ, ये सही है या फिर ये बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ है, इसी बात को चेक करने के लिए और इसी तरह से एक रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं। देखिए समझे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में जब बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस को वर्ड के माध्यम से लिखते हैं। हमने शब्दों में लिखा था, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अब और फिर उसमें एरो लगाया था। एरो यानी कि अभिक्रिया होने का निशान, वो जो निशान होता है एरो, वो अभिक्रिया हो रही है उसको दर्शाता है। ठीक है, तो जो एरो था वो एरो जब रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है वो बता रहा है। तो रिएक्शन होने के बाद में हमारे पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो इस तरह से जब हमने उसको लिखा तो वो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। लेकिन उसी को लिखने का नया रूप आया था जो कि वर्ड इक्वेशन था। वैसे ही सेम हमने अभी बात की, जैसे ही मान लीजिए हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर चलते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या वर्ड इक्वेशन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। और इसी तरह से ये जो आपको नीचे इक्वेशन दिख रही है, ये क्या है, ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है, लेकिन वर्ड में नहीं है, फॉर्मूलाज में है। सिमिलरली है लेकिन किस में है, फॉर्मूलाज में है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनका हम फॉर्मूला उपयोग में ले रहे हैं। मान लीजिए Zn प्लस H2SO4 वो रिएक्शन कर रहा है, तो ZnSO4 प्लस H2 बना रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले के माध्यम से जानेंगे, आज इस केमिकल इक्वेशन के माध्यम से सीखेंगे कि हम कैसे, हाउ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपने कक्षा 9 में एक लॉ पढ़ा था जिसमें आपको बताया गया था कि कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पर ये लीजिए, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा था। तो वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था उसमें क्या होता था कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नो नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ना तो वो कोई कुछ बनाता है और ना वो डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि टूटता है, बिखरता है, नष्ट होता है। तो अगली लाइन देखिए, दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। यानी कि ये जो कह रहा है कि सेंटेंस जो हमने लिखा है, ये कह रही है लाइन कि
कि दैट इज द टोटल मास यानी कि जितने भी टोटल मास हैं ऑफ द एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट में जो मास की संख्या प्रेजेंट है उन सभी जो मास की संख्या है, नंबर्स हैं प्रेजेंट है जो एलिमेंट्स में, तो वो टोटल मिलाकर प्रोडक्ट में ऑफ केमिकल रिएक्शन है बी टू इक्वल, यानी कि जो हमने इधर बात की थी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में इक्वल होंगे। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? टोटल मास ऑफ द एलिमेंट की बात हो रही है। तो जिधर लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स आते हैं तो वो भी समान होंगे और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स आते हैं तो वो भी समान होंगे। उनमें जो एलिमेंट है, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट होते हैं, उनकी जो संख्या होती है, नंबर्स होते हैं, वो समान होंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब समझेंगे थोड़ा सा। नीचे देखिए अगला पॉइंट, इन अदर वर्ड नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो एटम है ईच एलिमेंट रिमेन द सेम, यानी कि जो अभी हमने जैसे ऊपर पढ़ा, अभी अगली लाइन में पढ़ा था कि एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, यानी कि सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी बात हो रही है कि इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो एटम्स की संख्या होगी वो हमेशा जब रिएक्शन हो जाए, केमिकल रिएक्शन हो जाए, उसके बाद भी सेम होनी चाहिए, किसमें? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों में। ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एटम्स की जो नंबर की संख्या होती है, नंबर्स होते हैं, वो इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए दोनों साइड में, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिए, हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं? कि इसे कहते हैं कि स्केलेटल केमिकल रिएक्शन वो होती है जो बैलेंस की हुई नहीं होती, बिना बैलेंस की हुई। जैसे हमने कहा था Mg+O2 तो MgO बना था, लेकिन वो बैलेंस है नहीं है। तो उसी प्रकार से एक स्केलेटल केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं? अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। इसे कंकाल रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, कंकाली या कंकाल रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये मुझे इतना पता है, लेकिन कंकाल है या कंकाली है, इन दोनों में मैं कंफ्यूज हूँ, तो देखकर अगली क्लास में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए, लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। तो हम क्या करेंगे, अब सीखेंगे कि बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन को कैसे क्या करना है, उनको कैसे आप एक, यहाँ पर कुछ चरण हैं, सबसे पहले स्टेप्स हैं, तो उन स्टेप्स के माध्यम से हम क्या सीखेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। समझ रहे हैं आप? मैं बाहर बाहर कैमरा इधर है लेकिन देख उतर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई नहीं। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में बी प्रेजेंट एज जिंक प्लस सल्फेट एसिड, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। आपके जो बुक में एक क्रियाकलाप दे रखा है, एक एक्टिविटी दे रखी है, वो है 1.3। उसमें दे रखा है कि जिंक प्लस सल्फेट एसिड दोनों में रिएक्शन जो होगा वो मिलकर बनाएंगे एक नया प्रोडक्ट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। समझ रहे हैं इस बात को कि रिएक्शन हो रही है दो रिएक्टेंट्स के बीच में, और वो रिएक्टेंट्स जब रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है। ये हमने किस में बात की? क्रियाकलाप या फिर एक्टिविटी 1.3 में। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि ये जो हमने ऊपर का भाग जो देखा ये वाला, ये पूरा क्या है? वर्ड इक्वेशन है। अब हम केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि Zn प्लस H2SO4, तो अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना रही है। ये जो H2SO4 है ये एक सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है और जिंक प्लस, ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट्स हैं, और ये रिएक्शन के बाद में क्या बना रहे हैं? जिंक सल्फेट तैयार कर रहे हैं, और एक और उत्पाद बन रहा है जो कि हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए Mg+O2 MgO, ये तो सब अभी से हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं इसको। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो अभी अभी
ये जो हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में बात की। अब हम जानेंगे कि इसमें एटम्स की संख्या किसमें कितनी है। तो आइए देखते हैं। तभी हम पता लगा पाएंगे कि जब जब तक हमें एटम्स की संख्या पता नहीं होगी, जब तक हमें एटम्स की संख्या पता नहीं होगी, तब तक हम जो हमारी केमिकल इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। जब तक हमें एटम्स की संख्या पता नहीं होगी तब तक हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर सकते। वही लेट अस, एक मिनट दीजिए, लेट अस एग्जामाइन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो। देखिए एक बात और मैं कह दूँ, मैं जितना ज़्यादा कोशिश कर सकता हूँ आपको हिंदी में समझाने की वो है, लेकिन हिंदी में समझाने से क्या है कि थोट बनेंगे, विचार बनेंगे कि यहाँ पर ऐसा हुआ था, वहाँ पर वैसा हुआ था। उस उन थॉट्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि सेंटेंस को बनाकर लिख सकते हैं। अब मैं एज इट इज़ आपको ऐसा ऐसा का ऐसा रटवा दूँ तो वो तो काम नहीं आएगा। एज इट इज़ ऐसा का ऐसा रटवा दूँ तो वो काम नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स में करके मैं आपसे कुछ समझाने की कोशिश करूँ, ताकि आपके दिमाग में एक डायग्राम बन जाए। डायग्राम यानी कि पिक्चर तैयार हो जाए कि यहाँ पर ऐसा हुआ था, यहाँ पर ऐसा हुआ था, हमने ये देखा था, हमने ये पढ़ा था, सर ने ऐसा समझाया था। क्लियर है बात? अब देखें तो अब एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन, या हम क्या बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं। तो रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स प्रेजेंट है और प्रोडक्ट्स में कितने जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए, गर्मी लग रही है, यहाँ पर देखिए यदि जेड एंड जिंक की बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कितने उसके एटम्स हैं, एक है, सिंगल हमने देखा था। फिर नंबर ऑफ एटम में भी ये एक है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन दो है और यही हाइड्रोजन प्रोडक्ट में भी क्या है, दो है। मैं अभी आपको वापस सिखाऊंगा। सल्फर की बात करें तो एस जो है सल्फर वो कितना, एक है और प्रोडक्ट में भी एक है, रिएक्टेंट में भी एक है और प्रोडक्ट में भी एक है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर चार है, ZnSO4, तो O4 है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों में कितना है, 4 है। क्लियर है? वापस देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर देखिए Zn सिंगल है, यानी कि इसमें एटम की संख्या कितनी है, एक है। H2SO4 यानी कि H जो है वो एक है और H जो है उसमें संख्या कितनी है, H की, वो दो है। और यहीं पर O कितना, ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या क्या है, चार है। क्लियर है? सेम उसी प्रकार से यदि प्रोडक्ट्स में देखें तो प्रोडक्ट्स में भी सेम है, जिंक की संख्या एक है और यहाँ पर एस जो है उसकी संख्या एक है, ऑक्सीजन की संख्या चार है, एस यानी कि सल्फर, ठीक है, जिंक सल्फेट बन रहा है तो सल्फर का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर एस की संख्या कितनी है, एक है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, चार है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, दो है। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, यहाँ से समझ गए। अब थोड़ा सा कुछ स्टेप्स की बात करते हैं कि सर यदि हमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हम क्या ऐसे स्टेप्स फॉलो करें जिनके माध्यम से हम इस केमिकल इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो वहीं आपके बुक्स में भी दे रखा है, तो उसी को देखते हैं। स्टेप 1, यहाँ पर देखिए नीचे मैंने कुछ लिख रखा है आपके लिए, उसको देख लेते हैं एक बार। ये तो समझ गए होंगे, ये जो डायग्राम था ये तो आप समझ गए होंगे पूरी तरह, अच्छी तरह आई हो। अब देखिए नीचे क्या लिख रखा है, एज द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो, यानी कि इक्वेशन 1.3 में अभी हमने Zn प्लस H2SO4 वाला जो बात की थी वही। तो इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब हम किसको बैलेंस करने वाले हैं, Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O Fe3O4 बनाएगा, जो कि और गैस जो बनेगी लास्ट में एक उत्पाद और बनेगा, वो हाइड्रोजन होगा। अब इसको कैसे करना है उसको देखते हैं। अब इसको कैसे करना है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमें ये जो ऊपर की लाइन जो थी ये कहना चाह रही है कि एलिमेंट्स कौन से हो गए, जिंक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये क्या एलिमेंट्स हैं। तो इन्हीं एलिमेंट्स में से यदि ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि इन्हीं एलिमेंट्स में सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द एरो,
यानी कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड में भी और एरो के राइट हैंड साइड में भी, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमने जो एटम्स देखे थे उनकी संख्या जो थी एलिमेंट में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। यहां पर आप देख पा रहे हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि स्टेप 1 में हम जो तरीका अपनाते हैं वो तरीका है यहाँ पर कि टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। यानी कि ये सभी जो एफ ही हमने लिख रखा है प्लस H2O लिख रखा है फर्स्ट है, ये सभी क्या फॉर्मूला आ जाए। मैंने पहले कहा था कि केमिकल इक्वेशन में हम क्या प्रयोग करते हैं, फॉर्मूलाज प्रयोग करते हैं। हम किसको अप्लाई करते हैं, फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं। ये तो हमें क्या करना है कि टू अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। हमने जो फॉर्मूलाज लिख रखे हैं यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बॉक्स ड्रॉ करना है, यानी कि एक बॉक्स का चित्र बनाना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं, मैंने जो इस प्रकार से बनाया, और इस प्रकार से भी बना सकते हैं। एक कुल मिलाकर ऐसा ड्रॉ बनाना है। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखिए सेकेंड लाइन क्या कह रही है, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस विल बैलेंसिंग द इक्वेशन। हमें क्या करना है कि हमें कुछ भी छेड़छानी नहीं करनी, कुछ भी चेंजेस नहीं करने, कोई छेड़ना नहीं है, कुछ जैसा दे रखा है एज इट इज़ वैसा का वैसा हमें उन बॉक्स में लाके लिख देना है, रख देना है। और उसके बाद में हमें जैसे उनको बॉक्स में रखा, उसके बाद में बॉक्स में रखने के बाद में हमें छेड़ना नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं करने, एनीथिंग इनसाइड बॉक्स के अंदर कोई भी बदलाव नहीं करने। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकेंड स्टेप में क्या है कि लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। यानी कि हमें क्या करना है, एक चार्ट तैयार करना है, और उस चार्ट के माध्यम से आप नीचे जो देख रहे हो इस प्रकार का चार्ट बना लो अपनी नोटबुक में रफली बना करके उसमें क्या करना है कि सबसे पहले एलिमेंट लिखना है, फिर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स लिखना है, अभिकारक में कितने एटम्स हैं उनको लिखना है, और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट में कितने एटम है उनको लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एरो के। ठीक है, उसके बाद में हमें Fe में मान लीजिए 1 दे रखा है, हाइड्रोजन में 2 दे रखे हैं, और ऑक्सीजन में 1 दे रखा है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जैसे हम प्रोडक्ट में पहुँचे तो वहाँ पर संख्या चेंज हो गई, जो हमारे एलिमेंट्स में एटम की संख्या थी वो चेंज हो गई। तो यहाँ पर Fe जो था वो 3 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, और ऑक्सीजन 4। अब इस स्टेप में हमें क्या करना है कि थर्ड स्टेप को फॉलो करना है। यहाँ तक क्लियर है? हम कैसे पता करेंगे, सबसे पहले ये देख लीजिए। हम पता करेंगे पहली स्टेप में क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बनाएंगे, उनमें फॉर्मूलाज को लिखेंगे, कोई भी छेड़छानी नहीं करेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। फिर सेकंड स्टेप में जैसे पहुंचेंगे तो हम एक टाइम टेबल की तरह बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, टेबल में लिखेंगे एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। उसके बाद में थर्ड स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे, वो कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास कैसी लगी यहाँ तक मुझे बताना कमेंट्स के माध्यम से, ज़रूरी है, और उसी के आधार पर नेक्स्ट क्लास को हम कंटिन्यू करें। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कुछ कमी हो तो बताना कमेंट्स के माध्यम से, उसको भी भरपाई कर दें।